चलिए आज हम देखेंगे हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकंड ईयर का मॉडल नंबर 2 डीसी मोटर का पार्ट 3। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं एनसीवीटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे 21 से 30। तो इस तरीके से हम हर पार्ट में 10-10 क्वेश्चन करके हल कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने पिछले मॉडल नंबर 1 और इसी मॉडल के 2 पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं, आप वो भी जरूर देखें। और ये क्वेश्चन आने वाले अभी जो हमारा सीबीटी एग्जाम होने वाला है 2025 उसके अंदर ये उसी के हिसाब से अपडेटेड भी है। और यही क्वेश्चन आपको बाद में अप्रेंटिसशिप के अंदर भी देखने को मिलेंगे और बहुत से एग्जामों के अंदर भी ये क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो इन 10 क्वेश्चन को हम समझकर याद रखने की कोशिश करेंगे जिससे हम एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क हासिल कर सके। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरीके से हमारी पूरी सीरीज कंप्लीट कर सके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में धारा की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है, ये पूछा गया है। तो देखो इसके अंदर फ्लेमिंग्स के जो 2 नियम है, एक फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल और एक फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल को हम मोटर रूल भी कहते हैं, बरोबर, ये बात आप ध्यान रखना। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो रूल के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन जहाँ पर मोटर पूछा है वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड रूल कंसीडर करना है। और जनरेटर का अगर पूछा रहेगा तो वहाँ पर हमको राइट हैंड रूल करना है। तो जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल और मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल है ना। तो लेफ्ट हैंड रूल को ही मोटर रूल भी कहा जाता है। तो लेफ्ट हैंड रूल के अंदर क्या होता है कि जो हमारा थंब और जो इंडेक्स फिंगर है उसके बीच में हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं। इस तरीके से तीनों जो फिंगर है वो एक दूसरे के 90 डिग्री में आ जाते हैं। तो जो थंब है हमारा वो मोशन दिखाएगा और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ये दिखाएंगे हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा। और मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरीके से प्रभावित होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो जो करंट इसके अंदर प्रभावित होगा वो किधर रहेगा, वो अपने तरफ आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव वे में रहेगा, बरोबर। अब अगर हम इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा बदल दें, यानी अभी मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा उधर थी ना, अब अगर मैं इसको इधर कर दूं तो क्या हुआ, करंट अब उधर जा रहा है, मतलब करंट अपनों से दूर जा रहा है, तो करंट जो हुआ वो माइनस में हुआ। तो इस तरीके से ऑप्शन सी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर भी क्या है, देखो जो आर्मेचर है अपना उसके ही पैरेलल में एक प्रतिरोधी लगा दिया गया है ना। तो वही क्या काम करेगा, डायवर्टर का काम करेगा, है ना। मतलब इसके अंदर जो करंट जा रहा था वो अब थोड़ा सा इधर भी डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर की करंट की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी, जिसके द्वारा हम इसकी गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आर्मेचर डायवर्टर मेथड ये हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्स इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर। मतलब डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है, ये इसके द्वारा पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो कार्बन की जो एक खासियत है, कार्बन जो मटेरियल होता है ये एक फ्लेक्सिबल होता है और इसका फ्लेक्सिबल होने का कारण ये है कि अगर हम इसको किसी चीज के द्वारा घर्षण करते हैं, जैसे कम्यूटेटर जो सेगमेंट है यहाँ पर क्या होगा कि ये खुद घसेगा लेकिन कम्यूटेटर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसका जो फिसलता हुआ कॉन्टेक्ट जो रहेगा चिकनाई के द्वारा वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम इसकी जगह किसी लोहे का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो लोहा कम्यूटेटर को खराब कर देगा, बरोबर। तो कार्बन ब्रश जो है वो इसका रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है और रेजिस्टेंस थोड़ा अच्छा होने की वजह से इसके द्वारा जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो भी सुगमता से होता है। अगर हम यहाँ पर कोई मेटल की चीज लगा देंगे, स्टील वगैरह, तो क्या होगा, वो दोनों घस के बहुत ज्यादा स्पार्किंग करेंगे, है ना। लेकिन अगर कार्बन ब्रश लगा दिए तो कार्बन ब्रश क्या होता है, वो खुद घस जाता है लेकिन सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाता, जिसके कारण उसके वहां पर स्पार्किंग भी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी रिड्यूसेस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द रीजन फॉर रिडक्शन इन स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। मतलब शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का कारण क्या है। यहाँ पर ये जो गति है ये हमारी स्पीड है और ये हमारा लोड है, बरोबर, इस तरीके से। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है। तो फुल लोड पे इसकी स्पीड ए तक थी और जैसी लोड डाला गया तब इसकी स्पीड कुछ घट के बी तक आ गई, है ना। तो ये पूछा है कि इसका कारण क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम मोटर को किसी लोड से कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम में थोड़ा सा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्या होता है, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप होता है। और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, करंट गुना रेजिस्टेंस। करंट ज्यादा अगर जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो स्पीड का जो फॉर्मूला है हमारा V माइनस डिवाइड बाय 5। तो अगर आर्मेचर ड्रॉप बढ़ता है तो ये आर्मेचर ड्रॉप अगर अधिक हुआ तो ये V में से माइनस होगा, बरोबर। और V जो है वोल्टेज वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड के, बरोबर। तो अगर V कम हुआ तो स्पीड भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आर्मेचर ड्रॉप के कारण जो आर्मेचर अधिक करंट खींचने की कोशिश करता है
तो आर्मेचर ड्रॉप बढ़ जाता है, तो उसके कारण थोड़ी मात्रा में गति के अंदर चेंज आता है ना, मतलब 100% से 95% तक की फर्क आएगा, मतलब 5% का ही फर्क उसके अंदर आएगा। तो वो किस कारण से होता है? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के कारण। तो ऑप्शन ए आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर मटेरियल फॉर वीए रेटिंग। अभी यहाँ पर वीए रेटिंग क्या है? वोल्टेज गुना करंट यानी पावर। तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो पावर अपनों को कम रख के और कम कोर मटेरियल भी रखकर हम बना सकते हैं? मतलब बताने का मतलब ऐसा, अगर हमको फ्लक्स ज्यादा पैदा करनी है तो हमको पावर ज्यादा देना पड़ेगा, वीए ज्यादा देना पड़ेगा, है ना, ताकि फ्लक्स ज्यादा उत्पन्न हो। और अगर हम वोल्टेज और करंट कम देंगे तो फ्लक्स भी कम पैदा होंगी। तो उस टाइम पे फिर अपनों क्या करेंगे कि जो कोर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को अपनों को बढ़ाना पड़ेगा। कोर अगर बढ़ा देंगे तब फ्लक्स अपनों को ज्यादा मिलेंगी। लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कम वीए रेटिंग के हिसाब से कम कोर पे भी अपनों को ज्यादा फ्लक्स उत्पन्न करके देगा? तो वो ऑप्शन सी हाई अलॉय शीट, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। इसमें अलॉय शीट का मतलब क्या है कि ये उच्च मिश्र धातु होते हैं, मतलब इसके अंदर इनके अलावा इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए दूसरा एक धातु का प्रकार भी इसके अंदर मिश्रित किया जाता है। जो 10% से अधिक होगा उसको हम बोलेंगे हाई अलॉय शीट। जैसे आयरन, सिलिकॉन, निकल के साथ क्रोमियम अगर 10% मिला दिए तो वो हमारे इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल होते हैं, ट्रांसफार्मर, इस तरीके से जो मोटर के अंदर पोल के जो कोर बनाते हैं हम पट्टियाँ चिपका के शीट मेटल के, आर्मेचर की जो हम बनाते हैं कोर, इस तरीके से पट्टियों को लेमिनेट करके जो चिपकाते हैं, अगर ये पट्टी अगर हाई अलॉय शीट की होंगी तो इसके द्वारा क्या होगा कि इसका डेंसिटी ज़्यादा होंगी, मतलब ये कम क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी ज़्यादा फ्लक्स उत्पन्न करेगा, कम वोल्टेज और करंट देने के बावजूद भी। और अगर हम वोल्टेज और करंट कम देकर भी इसका फ्लक्स बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम लोग को इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। लेकिन हाई अलॉय शीट में क्या होता है कि वो हाई डेंसिटी का मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करते हैं, तो वीए रेटिंग अगर कम भी हो तो भी हम लोग को अच्छा फ्लक्स मिल जाता है। तो ऑप्शन सी हाई अलॉय शीट ये हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनवीसी कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड इन 3 पॉइंट स्टार्टर। तो यहाँ पर ये पूछा है कि ये जो हमारी होल्डिंग कॉइल है या फिर एनवीसी कॉइल है, ये शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में क्यों जुड़ी हुई है ना, ये शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में क्यों जुड़ी हुई है, ये पूछा गया है। बरोबर, हमने जैसे देखा कि जो हमारी गति होती है वो कैसी होती है? फ्लक्स के उल्टे अनुपात में, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फ्लक्स बढ़ेंगी तो स्पीड घट जाएंगी, फ्लक्स घटेंगी तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर करंट कम होने से इसका फ्लक्स कम हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी ना इसकी। तो वैसा ना हो, इस वजह से श्रेणी क्रम में एनवीसी कॉइल को लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये इसके वाइंडिंग का अगर समझो वोल्टेज कम हो जाता है, करंट कम हो जाता है, तो क्या होगा? इसका फ्लक्स कम हो जाएगा। फ्लक्स कम होगा तो क्या होगा? इसकी गति बढ़ जाएगी, है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा? अगर इसका करंट कम होगा तो इसका भी करंट कम होगा। और ये एनवीसी कॉइल क्या करती है? ये जो हैंडल है इसको अपने पास जकड़ के रखती है, ये मैग्नेट पैदा करती है और मैग्नेट की सहायता से इसको जकड़ के रखती है। लेकिन अगर इसका करंट कम हुआ शंट फील्ड का, तो इसका करंट भी कम हो जाएगा। और इसका करंट कम हुआ तो इसके द्वारा जो मजबूत मैग्नेट पैदा हो रहा था वो इस थोड़ा कमजोर हो जाएगा। और कमजोर मैग्नेट क्या करेगा? प्लंजर को छोड़ देगा, मतलब मोटर क्या है? ऑफ हो जाएगी, है ना। मतलब इसके अंदर जो रेजिस्टर करंट कम होने की वजह से इसका जो फ्लक्स कम होता था तो स्पीड बढ़ जाती थी, और स्पीड अगर बढ़ गई तो कुछ भी हानि हो सकती, तो वो हानि ना हो इस वजह से हम इसको एनवीसी के सीरीज में लगाते हैं, शंट फील्ड के सीरीज में एनवीसी कॉइल को लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी टू प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द इफेक्ट इफ अ 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग। मतलब यहाँ पर ये क्या पूछा है कि जो स्टार्टिंग में जो हम प्रतिरोध लगाते हैं, जो हमारे आर्मेचर का स्टार्टिंग का करंट नियंत्रित करता है ना, तो अगर वो रनिंग के दौरान कट हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो करंट किस तरीके से जाएगा उसके पास, पहले तो रेजिस्टेंस के द्वारा जाता है फिर आर्मेचर को मिलता है ना। लेकिन जब हम इसको धीरे धीरे घटा के मोटर को रन कर लेते हैं तब इस हैंडल के द्वारा इस तरीके से आर्मेचर को मिलता है। अब अगर ये कट ऑफ हो गया तो क्या होगा, ये पूछा है। तो इसके अंदर आर्मेचर बिल्कुल ही पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट उससे नहीं होता है 4 पॉइंट स्टार्टर से, क्योंकि रेजिस्टेंस से वो जुड़ा है। तो रेजिस्टेंस हटने के बाद तो इसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर जो आर्मेचर का करंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और करंट अगर कम हो गया तो उसका टार्क भी कम हो जाएगा, और टार्क अगर कम हो गया तो उसकी गति भी कम हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी रन एट स्लो स्पीड ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट 28, विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल स्पीड इन अ डीसी मोटर। मतलब इसमें यह पूछा है कि जो उसकी रेटेड गति होती है उससे भी अधिक गति प्राप्त करना और उससे कम गति प्राप्त करना, ये किस विधि के द्वारा किया जाता है, ये इसके अंदर पूछा है। अभी इससे पहले हमने देखा कि हम आर्मेचर के द्वारा उसकी जो गति उसको सिर्फ कम कर पाते थे, हम उसको बढ़ा नहीं पाते थे अगर हम आर्मेचर डाइवर्टर लगाए या कंट्रोलर लगाए, है ना।
और अगर हम शंट फील्ड को अगर रेगुलेट करें तो उसके द्वारा हम केवल गति को बढ़ा सकते थे, कम नहीं कर सकते थे। तो ये दोनों के अंदर एक लिमिटेशन थे। लेकिन ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंदर हम उसकी रेटेड गति से उसको बढ़ा भी सकते हैं और उसकी रेटेड गति से उसको कम भी कर सकते हैं, वो पूछा गया है। तो उसका जो ऑप्शन नंबर डी है, वाट लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि जो हमारा डीसी जनरेटर होता है उसको हम किसी भी चीज से घुमाते हैं, उसको प्राइम मूवर बोलते हैं। तो उसको हम किसके द्वारा घुमाते हैं? 3 फेज एसी मोटर के द्वारा हम उसको घुमाते हैं, आर्मेचर को डीसी जनरेटर के, और उसका ही सप्लाई डायरेक्ट दिया जाता है डीसी मोटर के आर्मेचर को, बरोबर। अब अपने को इसकी स्पीड को कम ज्यादा करना है, तो यहाँ पर क्या होता है देखो कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अलग से डीसी सप्लाई दिया हुआ है मोटर की, सॉरी जनरेटर की, और जो डीसी मोटर है उसकी फील्ड वाइंडिंग को भी अलग से सप्लाई दिया हुआ है डीसी। तो यहाँ पर अगर हमको स्पीड को कम करना है तो हम क्या करेंगे? आर्मेचर को जो जाने वाला वोल्टेज वो कम कर देंगे। वो कैसे कम करेंगे? यहाँ से इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, तो इसके द्वारा जो पैदा होने वाला फ्लक्स है वो कम पैदा होगा, इसके अंदर कम वोल्टेज उत्पन्न होंगे और इसके अंदर कम वोल्टेज इसको मिलेंगे। इस तरीके से वोल्टेज जो है वो सीधे अनुपात में है स्पीड के, वोल्टेज कम होते स्पीड भी कम हो जाती। अब अगर अपनों को स्पीड को उसकी रेटेड गति से ज़्यादा करना है ना, तो क्या करेंगे? यहाँ पर ये देखो, ये जो फ्लक्स दिया हुआ है ये हमारा मोटर का फ्लक्स है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इसका फ्लक्स क्या होगा? कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ा तो इसके अंदर जाने वाला करंट कम हो जाएगा, और करंट कम हुआ तो इसका जो फ्लक्स है वो भी कम हो जाएगा। और इसका फ्लक्स कम हुआ तो फ्लक्स क्या है? स्पीड के उल्टे अनुपात में। अगर फ्लक्स कम होता है तो गति बढ़ जाएगी, है ना। तो हम इस तरीके से इसके अंदर गति बढ़ा भी सकते हैं और गति को घटा भी सकते हैं उसके रेटेड दिए हुए गति के हिसाब से। तो ऑप्शन डी, वाट लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड, ये इसके लिए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग द फ्रंट पिच YF इज ग्रेटर देन बैक पिच YB। मतलब इसमें यह पूछा है कि कौन सी प्रकार की वाइंडिंग है जिसके अंदर Y पिच ज्यादा होती है बैक पिच के मुकाबले में, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सवाल है। अभी इसको समझने के पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगी कि बैक पिच किसको बोलते हैं और फ्रंट पिच किसको बोलते हैं, बरोबर। जो आर्मेचर अपना होता है, जैसे उसके जो स्लॉट होते हैं, बरोबर, ये यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं ना, ये फ्रंट पिच रहेंगी, और उसके जो पीछे के जो स्लॉट में से जाएंगी वो बैक पिच रहेंगी, बरोबर। यहाँ पर मैं बनाता हूं, देखो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये दो से हमने इसको कनेक्ट किया, यहाँ से इसको ले जाकर इस तरीके से यहाँ पे लाया। तो जो आर्मेचर का जो रियर साइड होता है उधर जो कॉइल का स्पैन होता है हम उसको बोलते हैं बैक पिच। तो यहाँ पर ये देखो, ये स्लॉट 1 2 छोड़ के तीसरे में गई, यानी इसकी जो पिच रही ये मानो बैक पिच रही, यहाँ पर कितनी हुई? 2 हुई, बरोबर। अभी देखो इसका ये जो सिरा है, अब ये कहाँ पर जुड़ेगा? ये जुड़ेगा 1 नंबर पे, बरोबर। तो यहाँ पर जो जुड़ा वो रहेगा हमारा फ्रंट पिच। तो ये कैसे जुड़ा? देखो यहाँ पर जुड़ना चाहिए था, इसको छोड़ के 1 2 3 1 2 3 चौथे पे जुड़ा, है ना। तो ये इसकी फ्रंट पिच कितनी हुई? YF 3, यानी बैक पिच से फ्रंट पिच क्या हो गई? बढ़ गई। तो वाइंडिंग देखो इस तरीके से, अगर ये जो वाइंडिंग ये पीछे की तरफ जुड़ रही है ना, इससे -1, और अगर कोई वाइंडिंग आगे जुड़ती है, जैसे यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर जुड़ती है, तो ये जो आगे जुड़ते जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। और जो कॉइल का एंडिंग टर्न अगर वो पीछे जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हम रेट्रोगेसिव वाइंडिंग, है ना। तो रेट्रोगेसिव वाइंडिंग के अंदर ही क्या होता है कि जो फ्रंट पिच अपनी वो ज्यादा होती है बैक पिच से, है ना। तो ऑप्शन डी, रेट्रोगेसिव वाइंडिंग, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्पीड कंट्रोल मेथड्स ऑफर बिलो नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर। अब इसमें डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है, ये पूछा है। मतलब इस विधि के द्वारा कौन सी ऐसी विधि है जो रेटेड गति से भी नीचे की गति हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उसको 1500 आरपीएम है तो उसको उससे नीचे के आरपीएम में हम कैसा जा सकते हैं, मतलब उसकी स्पीड को कम कैसे कर सकते हैं, वो कौन सी विधि है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर वाट लियोनार्ड विधि के अंदर तो हम दोनों काम करते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल कम करने वाले कोई पूछा है। और ये जो हमारा फील्ड वाइंडिंग, इनमें फ्लक्स कम होता है, केवल बढ़ता नहीं है। कोई भी मोटर में हम बढ़ा नहीं सकते, अगर बढ़ाना तो करंट ज्यादा देना पड़ेगा जो हम सप्लाई के थ्रू नहीं देते, फिक्स से रहता है। तो यहाँ पर केवल फ्लक्स कम होगा, और फ्लक्स कम होता है तो स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। फ्लक्स जो है वो स्पीड के बिल्कुल ही उल्टे अनुपात में होता है, बरोबर। तो यहाँ पर अगर हम फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएंगी। तो फील्ड के अंदर केवल फ्लक्स को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम गति को घटा नहीं सकते। अगर बैक ईएमएफ ईवी यानी बैक ईएमएफ, अगर बैक ईएमएफ कम होता है तो स्पीड भी कम हो जाएगी, और अगर बैक ईएमएफ बढ़ता है तो स्पीड भी बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से इसका हम करंट को कम ज्यादा करके इसके अंदर का आर्मेचर का बैक ईएमएफ को भी कंट्रोल कर सकते हो, बैक ईएमएफ के द्वारा हम इसकी गति को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर करंट अगर बढ़ गया तो बैक ईएमएफ अपनों को कम मिलेगा, और बैक ईएमएफ कम मिला तो इसकी स्पीड भी कम मिलेगी। तो इस तरीके से हम इसकी जो रेटेड गति है उससे नीचे की गति में भी हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा।
चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट नंबर 3 भी खत्म हुआ। तो इस तरीके से हम आगे भी पूरे क्वेश्चन को इसी तरीके से हम समझकर हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।